हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपडेटेड PYQ। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ SSC CHSL 2024 में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें इसका आज पार्ट 4 डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि इसमें टोटल इस बार SSC CHSL 2024 में टोटल साइंस के 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका मैंने 4 पार्ट में क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। तो इसका मैंने पार्ट 1, 2, 3 पहले ही अपलोड कर दिया है। तो अगर उससे आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस एक्सप्लेन करती हूँ वो कंप्लीट डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी टच कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस तरह से आप अगर जीके का प्रिपरेशन करेंगे तो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 60 तक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ दूसरे वीडियो में। यहाँ पे मैं पार्ट 4 में 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। तो देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या है। Which non-essential amino acid is synthesized by hydroxylation of phenylalanine in the reaction catalyzed by phenylalanine hydroxylase। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज है, तो जैसा कि यहाँ पे जो नेम है ये किस चीज़ का नेम है, एक एंजाइम का नेम है। क्योंकि साइंस में किसी भी वर्ड में अगर AAC ऐड हो जाता है तो ये एक तरह का एंजाइम का काम करता है। तो ये एक एंजाइम है। तो पूछा जा रहा है कि इस एंजाइम के प्रेजेंस में जब फिनाइलएलेनिन का हाइड्रोक्सिलेशन होता है तो उसमें कौन से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रायोसिन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं और सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं, इसमें है एलेनिन, आर्जिनिन, एस्परजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन एंड ट्रायोसिन। तो ये हो गए नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब चलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड पे। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें है आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथायोनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। ये हो गया एसेंशियल अमाइनो एसिड। और सेमी एसेंशियल कौन से होते हैं, इसमें आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये होते हैं सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब हम लोग जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, फिनाइलएलेनिन का। तो इसमें यही बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि जो फिनाइलएलेनिन है इसका फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे, हाइड्रोक्सिलेशन मतलब क्या होता है कि जो OH माइनस होता है, जो H2O में वाटर में प्रेजेंट होता है OH माइनस, उसको ऐड करेंगे इस एंजाइम के प्रेजेंस में, तो कौन से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रायोसिन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। अ प्रोटॉन फॉर्म्स अ बॉन्ड विद द ऑक्सीजन एटम ऑफ सॉल्वेंट वाटर टू गिव अ हाइड्रोनियम आयन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन का मतलब हुआ यहाँ पे प्रोटॉन फॉर्म्स अ बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। तो प्रोटॉन यहाँ पे इसका मतलब हुआ H+ जो होता है वो एक तरह से प्रोटॉन का काम करेगा। यहाँ पे इसका बोल रहा है किसके साथ बॉन्ड बनाना है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है। तो ये जब बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H3O+ हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे रिएक्शन को देख लेते हैं कि जब H2O है वो रिएक्ट करेगा H+ के साथ, तो H+ को ही यहाँ पे प्रोटॉन बोला गया है और H2O को क्या बोला गया है, H2O है वाटर। तो वाटर में क्या क्या होता है, O2 होता है।
तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि जो प्रोटॉन है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे है ऑक्सीजन और प्रोटॉन, तो ये दोनों में रिएक्शन करवाना है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कितने हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H3 हो जाएगा। टोटल हाइड्रोजन के 3 एटम्स हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 1, तो यहाँ पे H3O का फॉर्मेशन होगा। तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। तो इसका स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए, किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए एक होता है स्टेरिक नंबर, इसे क्या बोलेंगे, स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर को अगर फाइंड करेंगे तो उससे हम लोगों को किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर के बारे में पता चल सकता है। तो स्टेरिक नंबर कैसे फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो किसी भी कंपाउंड में जितने भी सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसे ऐड करना है, लोन पेयर के साथ ऐड करना है। तो इससे क्या फाइंड हो जाएगा, इससे फाइंड हो जाएगा स्टेरिक नंबर। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 1, एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और डबल बॉन्ड होगा उसमें भी एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसमें भी एक ही सिग्मा बॉन्ड होंगे और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि जितने भी टाइप्स के बॉन्ड होते हैं सारे में ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में देख लेते हैं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और लोन पेयर, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना लोन पेयर प्रेजेंट है, 1 लोन पेयर है। तो यहाँ पे लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो स्टेरिक नंबर है इसका कितना हो जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4। तो जब स्टेरिक नंबर 4 होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के हेल्प से किस तरह से इस हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर को फाइंड किया। तो एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ये एक्सप्लेन करूंगी कि किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को किस तरह से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम्स में अगर किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आप वहाँ से आसानी से आंसर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। In 1835, who developed the process of coating a thin layer of metallic silver on one side of a clear glass pane and created the first mirror? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले 1835 में किसने ये डेवलप किया था प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को, सपोज ये एक ग्लास है, इसे जब एक सिल्वर कोटिंग कर देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, एक मिरर के जैसा बन जाएगा। तो यही पूछा जा रहा है कि इसका किसने डिस्कवरी किया था सबसे पहले। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जस्टस वॉन लिबिग, ये हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रूट्स इमर्ज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्लांट होता है जिसमें रूट्स है जो रेडिकल से नहीं इमर्ज हो करके किसी और पार्ट से निकलता है। तो हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो रूट होता है वो कौन से सीड के कौन से पार्ट से इमर्ज होता है, निकलता है, रेडिकल से। और जो शूट होता है, जो अपर पार्ट होता है, रूट के ऊपर का जो पार्ट होता है जहाँ से स्टेम, लिप्स ये सब निकलते हैं, वो सीड के कौन से पार्ट से निकलते हैं, इमर्ज होते हैं, प्लूम्यूल से होते हैं। तो यहाँ हम लोग सीड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये सीड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कौन कौन सा पार्ट है, टेस्टा, हीलियम, प्लूम्यूल, एपिकोटिल, हाइपोकोटिल। एम्ब्रियो के अंदर होता है प्लूम्यूल, एपिकोटिल या फिर बोलेंगे हाइपोकोटिल, और रेडिकल होता है, और क्या होता है, कोटिलेडन।
तो ये जो अंदर का पार्ट है ये हो गया कोटिलेडन, और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे होंगे ब्लैक का पार्ट है, तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं प्लूम्यूल और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं रेडिकल। तो नीचे वाले पार्ट से क्या निकलता है, डेवलप होता है रूट्स, और जो प्लूम्यूल है यहाँ से निकलता है शूट्स निकलता है। जो सॉइल के ऊपर वाले पार्ट होते हैं वो इमर्ज होते हैं। तो यहाँ पे तो जनरली सारे प्लांट में, मैक्सिमम प्लांट में जनरली जो रूट्स होता है वो रेडिकल से इमर्ज होता है, उसका फॉर्मेशन रेडिकल के द्वारा होता है। लेकिन जो ये यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा एक्सेप्शनल प्लांट है जिसमें जो रूट्स है वो रेडिकल से नहीं किसी और पार्ट से इमर्ज होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्स्टेरा। इसका जो रूट्स है वो स्टेम से ही निकलता है। रेडिकल की जगह पे कहाँ से निकलता है, स्टेम से इसका रूट्स इमर्ज होता है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटॉप्स इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर पावर जनरेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उस वहाँ पे पावर जनरेट करने के लिए कौन से आइसोटॉप्स का यूज होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन, ये सबको पता ही होगा कि यहाँ पे कौन सा आइसोटॉप्स यूज होता है, यूरेनियम 235, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द साइक्लोस्टोमाटा ग्रुप। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो साइक्लोस्टोमाटा ग्रुप को एक्सप्लेन करता है करेक्टली। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका कि साइक्लोस्टोमाटा ग्रुप होता है एनिमल्स का, उसमें उसका क्या ये होता है, करेक्टर होता है। तो वो दे हैव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दे हैव अ लॉन्ग इल लाइक बॉडी, सर्कुलर माउथ, थिन स्किन एंड नो स्केल्स। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग साइक्लोस्टोमाटा ग्रुप ऑफ एनिमल्स के कुछ कैरेक्टर्स को देख लेते हैं कि ये किस तरह का होता है। तो ये इस तरह का होता है साइक्लोस्टोमाटा ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या है कि ये कैसा दिखता है, ईल लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है बॉडी। तो ईल एक तरह का अलग टाइप का एनिमल होता है, उसी के जैसा इसका स्ट्रक्चर कुछ मैच करता है, तो इसलिए बोला गया है कि ये ईल के स्ट्रक्चर जैसा मैच करता है इसका बॉडी का शेप। और इसमें क्या होता है, इसमें फिन्स जो होता है, पंख इसमें होता है जो अब्सेंट होता है, इसमें पेयर्ड ऑफ फिन्स नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है, मीडियम फिन्स होता है किसके जैसा, विथ कार्टिलेजिनस फिन्स रेज। इसमें नो पेयर ऑफ अपेंडेजेस होता है, डैट मीन्स इसमें लेग्स नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है, द स्किन इज सॉफ्ट स्मूथ एंड डिवाइड ऑफ एनी स्केल्स, इसमें स्केल्स नहीं होते हैं, डैट मीन्स जो ऊपर का जो इस तरह का होता है किसी फिशेस ये सब में स्केल्स होते हैं, वो इसमें अब्सेंट होता है, इसमें नहीं होता है। आगे चलते हैं, और क्या है, इसमें स्पिल होता है जो अब्सेंट होता है। तो स्पिल क्या होता है, एक ब्लड सिस्टम का पार्ट होता है, तो ये यहाँ पे नहीं होता है, स्पिलिन इसमें नहीं होता है, अब्सेंट होता है। आगे है एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट, इसमें एक्सोस्केलेटन भी नहीं होता है, जो बाहर से बोन निकले होते हैं वो भी यहाँ पे नहीं होते हैं। और इसमें नोटोकोड प्रेजेंट होता है थ्रू आउट देयर लाइफ्स, तो इसमें नोटोकोड प्रेजेंट होते हैं। और नोटोकोड क्या होता है, जैसे कि हम लोगों के बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में एक बैकबोन में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे ही नोटोकोड कहते हैं। तो इसमें भी इसका एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है, डैट मीन्स इसमें नोटोकोड प्रेजेंट होता है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67। Who proposed that light is made up of waves propagating perpendicular to the direction of their motion? तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसने इस थ्योरी को दिया था कि जो लाइट होता है जो किस चीज़ से बना होता है, वेव्स से बना होता है, और ये परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करता है, डैट मीन्स मूवमेंट इसका परपेंडिकुलर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो सपोज ये लाइट है, तो ये इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जब लाइट का डायरेक्शन ये है तो इसका जो वेव्स होगा इस तरह से परपेंडिकुलर मूव करेगा, ये परपेंडिकुलर हो गए। तो यही पूछा जा रहा है कि इस थ्योरी को किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूजेंस ने इसका थ्योरी को दिया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68। इन विच ईयर डिड एवरी मैकलियोड एंड मैककार्टी a trio of scientists proved that all living organisms except viruses have DNA as their genetic material?
तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो साइंटिस्ट है एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी, इसने क्या प्रूफ किया था कि जो डीएनए होता है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक जेनेटिक मटेरियल होता है एक्सेप्ट वायरसेस के। दैट मीन्स कि जो वायरस होते हैं उसमें ये डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, बाकी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसमें डीएनए प्रेजेंट होते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1944 में ये तीनों साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया था, इसको प्रूफ किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरीज ही मेड इन 1827। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो जॉर्ज साइमन ओम है जिसने एक थ्योरी दिया था, ये एक थ्योरी क्या चीज़ के बारे किस चीज़ के बारे में दिया था उसे पूछा जा रहा है। ये कब दिया था? 1827 में दिया था। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि एक जो फिजिक्स में ओम्स लॉ होता है उसी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ओम्स लॉ में क्या है वहीं यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि ओम्स लॉ क्या होता है, टू एक्सप्लेन द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। तो ओम्स लॉ में क्या होता है, V=IR, उसी को यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया गया है और इसके बारे में पूछा गया है कि किस साइंटिस्ट ने ये जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में किस चीज़ का डिस्कवरी किया था, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेयर ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स caused by mutations in certain genes and affecting the color pigmentation of the skin, hair and eyes। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस टाइप के ग्रुप ऑफ कौन सा ऐसा डिसऑर्डर होता है जो किस चीज़ से होता है, किसी जीन का अगर म्यूटेशन हो जाता है तो उसके म्यूटेशन से किस चीज़ को अफेक्ट करता है, ये कलर, स्किन के जो कलर होते हैं हेयर का और आइज का। तो स्किन, हेयर और आइज का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है जिनके म्यूटेशंस होने से। तो इस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, यही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्बिनिज्म बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी पर्सन का कलर हेयर का, आइज का और स्किन का भूरा भूरा टाइप का होता है, वाइटिश टाइप का होता है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर एक तरह का होता है जिसे एल्बिनिज्म बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स एंथ्रासीन विल डिजॉल्व इजिली। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से लिक्विड में जो एंथ्रासीन लिक्विड है वो इजिली डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बेंजीन में इजिली डिजॉल्व हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि ये क्यों डिजॉल्व होगा। तो सबसे पहले एंथ्रासीन का फार्मूला क्या होता है, C14H10, ये होता है एंथ्रासीन का फार्मूला। और ये क्या होता है, इसमें कैसा होता है, इसमें होता है 3 लिंक्ड बेंजीन रिंग होता है। ये इसमें 3 बेंजीन्स के रिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि एंथ्रासीन में 3 लिंक्ड बेंजीन होते हैं, बेंजीन का रिंग इसमें प्रेजेंट होता है। और जैसा कि पता है कि किसी भी चीज़ को अगर डिजॉल्व करेंगे दूसरे सब्सटेंस में, दोनों में कुछ कैरेक्टर्स का मैच होना नेसेसरी है, तभी वो सपोज ये ए है और ये बी है तो इसका कैरेक्टर और इसका कैरेक्टर कुछ मैच करेगा तभी ये एक दूसरे में डिजॉल्व होगा। तो इसलिए जो एंथ्रासीन है इसमें बेंजीन रिंग है, इसलिए ये बेंजीन के लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएगा इजली, क्योंकि जो क्या होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसा एक सब्सटेंस अगर कुछ कैरेक्टर है एक सब्सटेंस में तो वैसा ही कुछ कैरेक्टर दूसरे सब्सटेंस में होना चाहिए, तभी एक दूसरे में वो डिजॉल्व हो पाएंगे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सिस्टमेटिकली स्टडी क्रोमोजोम्स ड्यूरिंग डिविजन्स, अ प्रोसेस ही कॉल्ड माइटोसिस। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से पर्सन ने जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, क्रोमोजोम्स में जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है उसमें किस तरह का उन्होंने ये डिस्कवरी किया था, माइटोसिस का। तो इसका किसने किया था ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉल्टर फ्लेमिंग। तो यहाँ पे सेल डिवीजन का
दो टाइप्स होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है हम लोग देखेंगे। माइटोसिस में क्या होता है, इसमें यहाँ पे अगर एक सेल है सपोज, तो इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स हैं। तो इसमें जब इससे सेल डिवीजन होगा तो जो सेल का फॉर्मेशन होगा न्यू डॉटर सेल्स का, तो इसमें भी डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स बनेंगे। तो ये अगर हैप्लॉइड है तो ये भी यहाँ पे ये यहाँ पे डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, तो ये भी यहाँ पे डिप्लॉइड ही बनेंगे। जो न्यू डॉटर सेल बनेंगे वो भी डिप्लॉइड होंगे। तो ये होता है माइटोसिस में। और मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस देख लेते हैं। मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में है कि सपोज ये सेल है, इसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स है, ये डिप्लॉइड है। तो इससे जब डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है तो ये जो डॉटर सेल बनेंगे, 2 न्यू डॉटर सेल बनेंगे, वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। डेट मीन्स इसमें एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स है, इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स है और इसमें भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स है। और ये कहाँ पे होता है बेसिकली, जब जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, एग ओवरीज से एग बनता है और टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से एग और स्पर्म, ये सब जो गैमेट्स हैं, उसके फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस का प्रोसेस होता है। मियोसिस का यहाँ पे प्रोसेस होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि सेल डिवीजन के 2 टाइप्स होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द हार्डी-स्क्यूलेज रूल। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हार्डी-स्क्यूलेज रूल को कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड फॉर द कोगुलेशन ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए कोलाइडल सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी ऑफ द कोगुलेटिंग आयन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि सपोज यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें एक कोलाइडल सोल्यूशन है और इसमें हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया। सपोज इसमें ऐड किया Al3+ को, और इसी सॉल्यूशन में, इसी कोलाइडल सॉल्यूशन में एक दूसरे इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया। सपोज इसमें Ba2+ को ऐड किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका जो चार्ज है वो ज़्यादा है और इसका कम है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को कोआगुलेट करना है तो यहाँ पे किससे जल्दी कोआगुलेट होगा, जिस इलेक्ट्रोलाइट का चार्ज ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइट का चार्ज ज़्यादा है तो ये इसे जल्दी कोआगुलेट करेगा, और इसका कम है तो ये लेट से इसको कोआगुलेट करेगा। तो यही बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो ये होता है कोआगुलेशन का जो प्रोसेस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके वैलेंसी पे डिपेंड करता है, यानी इसके चार्ज पे डिपेंड करता है। राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74, हु कंसेप्चुलाइज्ड वर्चुअल वाटर। तो वर्चुअल वाटर को किसने इसके थ्योरी को दिया था, किसने इसे समझाया था। तो ये किसने दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन एंथोनी एलन ने दिया था। तो बेसिकली वर्चुअल वाटर होता क्या है, वर्चुअल वाटर होता है जो वाटर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में यूज होता है, उसे ही हम लोग वर्चुअल वाटर बोलते हैं। तो एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सपोज ब्रेड जो होता है वो 1608 लीटर का नीड होता है वाटर का 1 किलोग्राम ब्रेड को बनाने में। जब 1 किलोग्राम ब्रेड बनता है तो यहाँ पे 1608 लीटर वाटर का नीड होता है। वैसे ही यहाँ पे देख लेते हैं बटर है, वहाँ पे 1 किलोग्राम बटर को बनाने में 5550 लीटर्स का वाटर का यूज होता है।
तो ये जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में वाटर का यूज होता है, उसे हम लोग वर्चुअल वाटर बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज ऑल्सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस that is BBEE between two heterozygous fruit flies with brown body and red eyes। तो B किसको डिनोट कर रहा है? ब्राउन बॉडी को, और E डिनोट कर रहा है रेड आइज को। तो इसमें बोला जा रहा है कि जब डायहाइब्रिड क्रॉस होगा, डेट मीन्स यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं, तो इसे डायहाइब्रिड क्रॉस बोला जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब डायहाइब्रिड क्रॉस होगा दो हेट्रोजाइगस फ्रूट फ्लाइज के बीच में, तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस मतलब दो अलग अलग कैरेक्टर के फ्रूट फ्लाइज हैं, उसके बीच में डायहाइब्रिड क्रॉस हुआ है। तो इससे क्या होगा? व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द BBEE जीनोटाइप। तो यही इसमें पूछा जा रहा है कि जब यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे ब्राउन बॉडी एंड रेड आइज वाले फ्रूट फ्लाइज में, जो कि हेट्रोजाइगस है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा इस कंडीशन को ये लाने के लिए, इस जेनोटाइप को लाने के लिए। तो यहाँ पे जो BB है और EE है, दोनों ही डोमिनेंट वाले हैं। यहाँ पे एक भी एलील जो है रिसेसिव वाले नहीं दिख रहे हैं। तो आप इस टेबल से देख सकते हैं कि जब इस तरह से जब डायहाइब्रिड क्रॉस होता है तो F2 जनरेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो कैपिटल वाले हैं, जो दोनों एलील्स हैं, जो जब डोमिनेंट वाले होंगे, तो इसका बस एक ही यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे बाई आ रहा है, तो यहीं इसी के प्लेस पे BB हम लोग अगर इस तरह से BB और EE वाले को क्रॉस करवाएंगे, तो यहाँ पे जो कैपिटल BB और कैपिटल EE वाले जो आएंगे, तो ये कितना होगा? बस एक ही आएंगे। तो इस रेशियो से हम लोग देख सकते हैं जो अलग अलग कैरेक्टर जो शो होते हैं, जो अलग अलग फेनोटाइप शो होते हैं, वो किस रेशियो में शो होते हैं? 9:3:1। तो यहाँ पे 9 एक जैसे होते हैं, 3 एक जैसे होते हैं, 3 एक जैसे होते हैं, और एक अलग एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे जो एक अलग होते हैं, एक जो अलग टाइप का जो दिखता है, वो बस यहाँ पे एक ही होता है जो कम्प्लीटली डोमिनेंट वाले होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो होगा प्रोबेबिलिटी 1/, कितना हो जाएगा? टोटल कितना है? 9 + 3 + 3 + 1, तो यहाँ पे हो जाते हैं टोटल 16। तो इसीलिए इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/16, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 1/16। तो यहाँ पे आज SSC CHSL 2024 में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे, 75 साइंस के क्वेश्चन आए थे, उसका ये कंप्लीट हुआ आज के वीडियो में। तो अगर आप ये जितने भी मैंने साइंस के क्वेश्चन बनाए हैं पार्ट 1, 2, 3, 4 में, तो आप इसे अगर रिवाइज करेंगे तो इससे आप लोगों को आगे आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ग्रुप्स में शेयर करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल अपडेटेड PYQ।